हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने देखा था कल अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता किसे कहते हैं, फिर हमने देखा था अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर क्या क्या होते हैं, हमने इनको भी देख लिया था। तो वैसे ही हम आज देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है इसके लिए, उसे आज हम लोग देखने वाले। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमको पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया की दर यदि शून्य होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या समझा हमने देखा किसी अभिक्रिया की दर यानी कि dx/dt समानुपाती होती किसके, अभिकारक की सांद्रता के, यानी कि अभिकारक की दर के। तो अभिकारक की दर या अभिकारक की सांद्रता यदि हमारे पास में शून्य होगी तो इसको हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसा कि हमने लिख दिया यहाँ पे dx/dt किसके बराबर, यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता शून्य हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इसी प्रकार से हम देखने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कितना होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए। लगभग 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमें पता शून्य कोटि की अभिक्रिया ये होती है, तो देख लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया से ही हम लिखेंगे यहां पे शून्य कोटि की अभिक्रिया से। शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने अभी देखा है कि अगर किसी अभिकारक की सांद्रता शून्य होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो हमारे पास में फॉर्मूला बनता है वो dx/dt से निकल के आता है, जो अभी तो प्रोपोर्शनल है किसके, सांद्रता के। ये रहा। अब हमको पता है कि कभी भी अगर किसी बीच में प्रोपोर्शनल लगा होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो अगर हमारे पास में प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं यानी कि अनुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर दो चीजें आती है। एक तो आता है कि इक्वल का साइन यानी कि बराबर का चिन्ह आता है, और दूसरा हमारे पास में एक नियतांक आता है। जो यहाँ पे नियतांक आएगा वो आएगा k। देख लेते हैं dx/dt था। जैसे मैंने इस प्रोपोर्शनल हटाया तो हमारे पास में क्या आ गया, एक तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा, दूसरा एक नियतांक आएगा जो क्या आएगा k, और यहां पे हमारे पास में था a की पावर 0। जैसा कि हमें पता होगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो इसकी वैल्यू होती है 1। जैसे अगर हमारे पास में x की पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। यदि कोई नंबर है जैसे 1 की पावर 0 तो कितनी वैल्यू आएगी, 1। अगर 5 की पावर भी अगर 0 होगी तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसी प्रकार हमारा कोई भी नंबर हो, चाहे हमारा 1000 ही क्यों ना, उसकी पावर 0 कर दिया वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। और हमारे पास में वेरिएबल चाहे जो हो जाए, जैसे मैंने कर दिया m की पावर अगर 0 होगी तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। उसी प्रकार हमारे पास में अगर a की पावर यानी कि जो अभिकारक था उसकी सांद्रता अगर 0 है यानी कि उसकी पावर 0 है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम देखेंगे इसको 1 कर देंगे तो हमारे बचेगा dx/dt बराबर में k, और इसकी पावर 1, 0 थी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, मतलब इनटू में 1, सॉरी इनटू में 1। आपको पता है कि हमेशा जो पॉइंट लगा है वो इसका पॉइंट नहीं होता, इसका होता है इनटू का चिन्ह है ये। तो हमारे पास k इंटू कितना हो गया, 1 आ गया। आपको पता है कि dx/dt जब k इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k बन जाए कितना हो जाएगा, k। मेरे पास में ये हो गया। अब हम देखेंगे कि dx को अलग कर देते हैं, dt को एक साइड कर देते हैं। तो पता होगा कि dx यही रहेगा, हम इसके नीचे 1 लेट कर लेंगे क्योंकि इसके नीचे तो हमारे पास कुछ दिया है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो इसके नीचे हमने 1 लेट कर लिया, 1 मान लिया है। तो इसका मल्टीप्लाई हम dx में करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करा देंगे। तो जैसे हमारा 1 का मल्टीप्लाई dx में होगा कितना आ जाएगा, dx1 जा dx हो जाएगा। और हमको पता है dt का मल्टीप्लाई k में कराएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा k इंटू में dt आ जाएगा। अब पता है कि हम शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाल रहे हैं, तो हमारे पास d और dx और dt दोनों जगह लिखा, तो हमें dd क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। d को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, समाकलन। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अगर मैं दोनों पक्षों का समाकलन करूंगा इस केस में तो देख लेते हैं हमारे पास में कितनी वैल्यू आ जाती है। पहले इसको हटा देता हूं, ये देख लिया होगा आप लोगों ने। इसको हटा देते हैं, हम इधर करते हैं समाकलन। ये लाइन खींचते हैं इधर और इधर बना लेते हैं। हम इसका समाकलन करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई थी dx इक्वल टू में k इंटू में dt। अब हम कर रहे हैं दोनों पक्षों का समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमारे पास इधर भी लग जाएगा समाकलन का चिन्ह, इधर भी लग जाएगा समाकलन का चिन्ह। अब जैसे हमें पता है कि dx का सापेक्ष अगर हम x का या तो 1 का समाकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी,
एक्स आ जाए, मतलब एक्स आ जाएगी। और उसी प्रकार हमको पता है के तो कांस्टेंट था, नियतांक था, तो बाहर आ जाएगा। और dt का समाकलन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, क्योंकि हमारा पता हुआ dt के सापेक्ष कभी अगर 1 का हम समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, t आ जाएगा। और पता हुआ समाकलन कभी भी करते हैं तो इसका कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है c, जिसको हम इधर लिख देते हैं। तो हमारा पता होगा जब मैंने समाकलन किया तो dx का x के कांस्टेंट था, नियतांक था, इसका तो होगा नहीं, तो के बाहर कर दिया, dt का किया तो t, और यहां पर क्या आ गया, c आ गया। जैसे मतलब x इक्वल टू के टी प्लस सी आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण, ये हो गई हमारे पास में एक। हमें पता है कि हम शून्य कोटि के अवकलीय वेग स्थान का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। तो अब हमको पता है जो सी आया, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि वेग स्थिरांक क्या होता है, के होता है, तो मुझे के का मान निकालना, सी को हटाना पड़ेगा। अब सी को हटाएंगे तो सी का वैल्यू निकाल देते हैं। अब सी का वैल्यू कब निकालेंगे, यदि हमारे पास शून्य कोटि की कोई अवक्रिया हो रही है तो अवक्रिया भी स्टार्ट ही नहीं हुई है, मतलब कोई उसमें समय लगा ही नहीं है। तो अगर समय कितना हो जाए इसके लिए, 0 हो जाए। अगर समय हमारा 0 है, मतलब शून्य कोटि की अवक्रिया, मतलब कुछ भी उसमें अभी अवक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई, तो उसमें समय कितना होगा, अभी 0 होगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 0 समय होगा तो यहाँ पर जो अभिकारक की सांद्रता होगी यानी एक्स होगा, वो भी कितना हो जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि सी समय में, अगर टी समय में 0 होगा तो एक्स बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम दोनों के मान समीकरण में रख देते हैं तो देखो कितना आता है। अगर यहां पे था x तो x मान कितना आ गया, 0, तो यहां पे आ जाएगा 0 बराबर में, यहां पे था k इंटू, अब t का मान कितना रखा मैंने, 0 का, यहां पे 0 आ गया, प्लस का c आ गया। मैंने देखा कि हमारे पास में 0 इक्वल टू में k इंटू 0 प्लस का c आया, तो हमको पता है ये तो 0 रहेगा, और k इंटू 0 करोगे तो वहां से कितना आएगा, 0 आएगा, और प्लस का c। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो c का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है 0 हो जाएगा, c प्लस 0 करोगे c आएगा, तो c बराबर 0 आ जाएगा, c का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब c का मान जो हमारे पास में आया 0, वो कहां रख देते, समीकरण 1 में रख देता हूं मैं। अगर जैसे हम c का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा देखते क्या आता है, तो लिख देते हैं उसको पहले। तो c का मान समीकरण बहुत छोटा कर दिया, समीकरण 1 में रखने पर, अगर मैंने c का मान समीकरण 1 में रखा तो देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 था x बराबर में k इंटू टी प्लस c का मान कितना आया, 0, तो c का कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में x बराबर में आ जाएगा k इंटू में t, और प्लस का 0 होगा तो आपको पता होगा प्लस का 0 किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, वही की वही रहती है। जैसे हमने 5 प्लस 0 किया तो वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगा। उसी प्रकार हमने अगर k प्लस k t प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, k t आएगा। लेकिन मुझे निकालना था शून्य कोटि के अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, क्या निकालना था, वेग स्थिरांक निकालना। तो वेग स्थिरांक हमने किससे लिखा, k से। तो अगर हम k का हम कहते हैं कांस्टेंट था यानी कि वेग स्थिरांक है, तो हम k का मान निकालेंगे तो t इसके क्या है, मल्टीप्लाई में है, k t के मल्टीप्लाई में है, तो t किसमें जाएगी, डिवाइड में जाएगी, और k का मान आ जाएगा। तो हमने देखा कि x तो पहले से था ही, और ये t को मैंने हटाया तो t मल्टीप्लाई में था k के, तो कहां चला गया, डिवाइड में चला गया, भाग में चला गया, तो भाग में आएगा तो नीचे आ जाएगा t। तो हमने देखा जो वेग स्थिरांक का व्यंजक आता है वो कितना आ जाता है, k बराबर में x अपॉन का t आ जाता है। k कोई पूछेगा k क्या है यहाँ पे, तो आप बताएंगे k एक वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। कोई पूछेगा t क्या है, तो t होता समय, और कोई पूछेगा फिर x क्या है, तो x थी हमारे पास में अभिक्रिया की सांद्रता, तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की सांद्रता हो जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू हो गई, आप लोग उसको लिख लीजिए। ये थी हमारे पास शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए व्यंजक था, बहुत आसान सा। एक बार चलो समझा देते हैं क्या होता है। हमने क्या लेना था कि हमारे पास ए से कोई उत्पाद बन रहा था, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कर रहे हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है कि अगर हमारे किसी अभिकारक की सांद्रता 0 होती है तो उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने किसी सांद्रता जो हमारे पास अभिकारक की सांद्रता उसकी कितनी मान ली, 0 मान ली, तो हमारे पास अब शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो हमने dx अपॉन में dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दी किसके, a के, और इसकी पावर 0 कर दी। हमें पता होगा कि कभी भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या आता है, यहाँ पर बराबर चिन्ह आता है, और दूसरा क्या आता है, k आता है। तो मैंने बराबर लिख दिया और क्या यहाँ पे k लिख दिया, और यहाँ इसकी पावर 0 थी 0 लिख दिया। अब हमने देखा यहाँ पे कभी भी किसी की पावर में 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 1 लिख दिया। k इंटू 1 किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई k, और ये dx था अपॉन dt था, जो जैसा था वो वैसा का वैसा लिख दिया हमने। अब हमने कहा कि dx को अलग कर देता हूँ, dt को अलग कर देता हूँ, तो हमने dt को इधर ले गया, तो dt का इंटू k में मल्टीप्लाई किया तो k इंटू dt आ गया, और 1 का इंटू dx में किया तो 1 इंटू dx आ गया। हमारा इतना हो गया था। अब दोनों पक्षों को मैंने समाकलन किया,
जैसे हम दोनों पक्षों का समाकलन किया तो हमने देखा यहाँ पे कि dx का समाकलन लग गया यहाँ पे और k इंटू dt का था वो भी समाकलन लग गया। हमको पता है कि k एक कांस्टेंट है तो k को हम लिख सकते हैं बाहर, यानी नियतांक है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो हमने यहाँ लिख दिया k और यहाँ क्या था dt था तो मैंने dt लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, अब पता होगा k हमारा कांस्टेंट नियतांक तो मैंने k लिख दिया और dt का सापेक्ष, अगर dt का समाकलन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, dx का जैसे k आया था, सॉरी dx का x आया था तो dt कितना आ गया, t आ गया। और पता होगा समाकलन करते हैं नियतांक आता है, इसका नाम क्या है c, तो इन्होंने c लिख दिया। अब यदि हमारे पास में t बराबर 0 और x बराबर 0 कर दिया जाए तो t 0 हो जाएगा और x भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x मान 0 रखा तो 0 हो गया और t का मान 0 रखा तो 0 हो गया, क्योंकि मुझे मान निकालना था यहाँ से किसका, c का। तो जब c का मान निकालने के लिए जब मैंने कुछ 0 किया तो वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास 0 c का मान कितना आ गया, टोटल 0 आ गया। अब जैसे हमने देखा c का मान 0 आया तो c का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारे पास में थी x बराबर kt प्लस c, x वन kt प्लस c का मान हमारे पास 0 था तो मैंने 0 दिया। अब 0 हुआ तो kt प्लस 0 करोगे तो kt ही आएगा, तो x मान कितना आ गया, kt। तो हमने देखा यहाँ पे k का मान निकालना, वेग स्थान फाइंड करना था, तो वेग स्थान मैंने अलग किया और t इसके मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो t x के डिवाइड में आ गया तो x अपॉन में t आ गया और k के बराबर हो गया x अपॉन में t। हमने देखा यहाँ पे k वेग स्थानांक है, x यहाँ पे अभिक्रिया की सांद्रता थी और टाइम क्या था, समय था, मैंने वो लिख दिया और इतना हो गया हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थानांक का व्यंजक। आप लोग लिख लीजिए, फिर बस इतना ही आज का टॉपिक रखता हूं मैं। फिर इसके बाद जानेंगे हम लोग प्रथम कोटि के लिए वेग स्थानांक का व्यंजक कितना होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको आप लोग लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए।